नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेहरू गांधी खानदान की आरएसएस से चिढ़ के विषय में। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। जब यह यात्रा केरल पहुंची तो वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस को एक ट्वीट करना पड़ा। ये ट्वीट अब तक आपने कई जगहों पर देख लिया होगा, तो जरा इस ट्वीट को ध्यान से देखें। केरल में नेहरू गांधी परिवार की 75 सालों से एक ही रणनीति रही है और वो है आरएसएस को दबाओ और मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाओ। दरअसल देश के दो टुकड़े करने वाली मुस्लिम लीग, वो तो आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस मुस्लिम लीग का आज़ादी के बाद कहीं और पैर नहीं जम सका। लेकिन दक्षिण भारत के एक दो राज्यों में इसने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से पार्टी बनाकर अपने पैर जमा लिया। उस समय आरएसएस इनका धुर विरोधी था और लगातार उसे उखाड़ने के प्रयास में लगा हुआ था। देश में उस समय नेहरू की सत्ता थी और उन्हें यह बुरा लगना स्वाभाविक ही था कि आरएसएस क्यों मुस्लिम लीग के पीछे पड़ा है। उन्होंने मद्रास प्रांत के गृह मंत्री, उस समय थे सुब्बारायन, उन्हें पत्र लिखकर चेताया कि हमें आरएसएस पर नज़र रखनी चाहिए। यह हमारी बहुत सी परेशानियों की वजह है। यदि आप चाहें तो इस पर बैन भी लगा सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुस्लिम लीग भारत को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर सकती है, ऐसा मुझे भरोसा है। लिहाजा उसके लिए कोई बैन या बंधन की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन आरएसएस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये थे नेहरू के शब्द। मतलब साफ है कि नेहरू को इतना सब कुछ होने के बाद भी मुस्लिम लीग पर भरोसा था, लेकिन आरएसएस पर तनिक भी विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि वह हिंदुत्व के लिए काम करती थी। आरएसएस इनके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। जबकि उसी समय केरल में मोपला मुस्लिमों के लिए मालाबार को एक अलग राज्य बनाने की मुहिम चल रही थी। 1960 में नेहरू ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाकर चुनाव भी लड़ा और केरल में कांग्रेस की जीत हुई। जिसने देश के टुकड़े करवाए उसी से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने की कवायद राहुल के परनाना ही कर सकते थे। और इस तरह केरल में मुस्लिम लीग जमी और उसे संतुष्ट करने का काम कांग्रेस हमेशा करती रही। इसके बाद भी नेहरू रुके नहीं। उन्हें सबसे बड़ा मौका गांधी जी की हत्या के बाद मिला। गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे का नाम सीधे आरएसएस से जोड़ा गया था, जबकि उनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। इसके तुरंत बाद बिना किसी नियम, कानून और विधि प्रक्रिया को अपनाए आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक कमज़ोर प्रधानमंत्री जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को एक अलग देश बनाने से रोक न सका, वो आरएसएस पर अपना दम आजमाने चला। गांधी की हत्या के बाद बड़ी संख्या में देश में चित्पावन ब्राह्मणों को खोज खोज कर मारा गया था और वो इवेंट आपको अच्छी तरह पता होगा, जिसमें सरकार की सहमति स्पष्ट थी क्योंकि इस पर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया था। देश में आरएसएस पर 18 महीने तक प्रतिबंध रहा और इस दौरान नेहरू की सरकार में सुनियोजित तरीके से आरएसएस को बदनाम करने का अभियान चला। उस समय महज दो शब्द कहने से लोगों की प्रतिष्ठा चली जाती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों की नौकरी चली जाती थी। व्यापारियों पर मुकदमे हो जाते थे। और वो दो शब्द क्या थे? वो दो शब्द थे आरएसएस एजेंट। दुश्मनी निकालने, कैरियर ख़त्म करने, किसी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक नुस्खा सबको मिल गया था, किसी को भी आरएसएस एजेंट बता देना। आरएसएस के नाम से लोग खौफ खाने लगे थे।
ऐसी जगह पहुंचा दिया था नेहरू ने आरएसएस को। और कारण सिर्फ इतना कि वो हिंदू हितों की बात करते थे। अगर वो मुस्लिमों के साथ होते तो शायद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ होता। नेहरू के इस कदम का सरदार पटेल ने भी उस समय पूरा समर्थन किया था। नेहरू जब तक जीवित रहे, आरएसएस उनकी आंखों में खटकता ही रहा। भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने घायलों और सेना को रसद पहुंचाने का जिस ढंग से काम किया, जिस ढंग से उसमें मदद की, उससे सभी प्रभावित हुए। तब 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को बुलाया गया था। इंदिरा गांधी के युग में तो संघ से शुरू में खराब रिश्ते नहीं थे, लेकिन देश में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद संघ उनका खुलकर विरोध करने लगा और इंदिरा उसे दबाती रही उस विरोध को। लेकिन संघ से इतना चिढ़ने वाले खानदान में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने मतलब के लिए संघ के पैर पकड़ लिए, और वो थे राजीव गांधी। 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली थी, लेकिन यह जीत कांग्रेस अपने दम पर नहीं हासिल कर पाई थी। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने अपनी पुस्तक 24 अकबर रोड, उसमें लिखा है कि कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत संघ यानी आरएसएस की मदद से मिली थी। किदवई कांग्रेस के बेहद करीबी व्यक्ति थे, इसलिए उन पर किसी तरह की शंका करना व्यर्थ होगा। वो पत्रकार थे। इससे पूर्व उन्होंने सोनिया अ बायोग्राफी एक पुस्तक भी लिखी थी, तो इससे पता चलता है कि वो नेहरू गांधी परिवार के कितने करीब थे। सबसे पहले 2007 में इस बात का खुलासा हुआ जब कांग्रेस के नागपुर के सांसद बनवारी लाल पुरोहित ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने ही राजीव गांधी और सरसंघ चालक बाला साहब देवरस की गुप्त बैठक कराई थी। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास की इजाज़त के बदले कांग्रेस का समर्थन करने पर आरएसएस से बात की गई थी। किताब में यह भी लिखा है कि गैर भाजपा पार्टी का सहयोग करने पर आरएसएस को कोई विरोध नहीं था। गुप्त बैठक में आरएसएस कैडर ने कांग्रेस को समर्थन दिया, हालांकि कोई गठबंधन नहीं किया था, और मात्र 25 दिनों के चुनावी अभियान के बाद राजीव गांधी ने लोकसभा में इतिहास रच दिया। अगर आरएसएस ने मदद न की होती तो ऐसा होना असंभव था। ये उनकी पुस्तक में लिखा है। आज राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जिस आरएसएस की मदद से उनके पिताजी चुनाव जीते, उसे बदनाम करने की कोशिश करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। अगर संघ सांप्रदायिक है तो उनके पिता ने उनसे मदद क्यों मांगी, और उस मदद के एवज में उन्होंने पूरे कार्यकाल में आरएसएस का विरोध नहीं किया। और यह सब कुछ हुआ राम मंदिर जन्मभूमि के शिलान्यास के बदले। सोचिए क्या स्तर था नेहरू गांधी परिवार का। राहुल गांधी को आज शर्म की जगह गर्व कैसे महसूस होता है जब वो आरएसएस को लेकर इतनी घटिया टिप्पणियां करते हैं। यह खानदानी रोग है जो हकीम लुकमान के इलाज से भी ख़त्म नहीं होगा। यह अलग बात है कि आरएसएस दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ता रहा, अपना विस्तार करता रहा, और कांग्रेस 4 पीढ़ियों से उसका बाल भी बांका न कर सकी। इसलिए आज 145 दिन की वार्निंग देने वाले राहुल याद रखें कि 75 साल से कांग्रेस व उनका परिवार एड़ियां रगड़ता रहा, लेकिन आरएसएस को छू भी नहीं सका। इसलिए इस ढंग के घटिया प्रोपेगेंडा से अपनी बची खुची इज्जत को राहुल न गंवाएं तो अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.